ब्रीडिंग को अपन कंटिन्यू करते हैं वापस। जितना अपन ने पढ़ा उतना सफिशिएंट है। भाई ब्रीडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ब्रीडिंग का मेन मीन क्या है। ब्रीडिंग का मेन मीन सेम प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक जिस तरह से पढ़ते हैं उनका जो मेन मीन देखते हैं भाई वाइल्ड स्पीसीज को मानव उपयोगी बनाना, और इसमें भी यही है कि दो जनकों के बीच में क्रॉस करवाकर एक उच्च गुणवत्ता युक्त संतति प्राप्त करना, सीधा सा बात है। फिर इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दो मेजर एग्जाम्पल लिए। भाई आउट ब्रीडिंग में अपन ने सीधा सा जाना था कि आउट ब्रीडिंग में कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर यानी वांछनीय लक्षणों की प्राप्ति होती है, और इन ब्रीडिंग में वांछनीय लक्षण नहीं मिल पाते। इसके अलावा कुछ शब्दावली अपन ने देखी थी, और शब्दावली के बाद जो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है आज का, ब्रीडिंग के प्रकार। ब्रीडिंग के प्रकार चलिए देखिए। अब वैसे तो ब्रीडिंग दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार दो प्रकार होते हैं। पहला फर्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, जो पहला जो मेजर प्रकार होता है प्राकृतिक, कौन सा होता है, प्राकृतिक, नेचुरल ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग। अब नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होगा, प्राकृतिक विधि का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, सांड का। सांड का आप यूज करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ विपत्तियां या फिर अपन बोले कुछ हानियां यहां पर है, जैसे कुछ जेनेटिक रोग वगैरह का संचार होना स्वाभाविक रहता है यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक विधि में एक मादा को एक सांड से डायरेक्ट संकरण कराया जाता है यहाँ पर, यानी मादा को डायरेक्ट सांड के संपर्क में लाकर उसको गर्भित करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ कमियां अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो पहली कमी यह है कि एक जो सांड होता है वो एक वर्ष में लगभग एक वर्ष में 100 गायें या 100 मादा पशु, ठीक है, एक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 100 गायें या 100 मादा पशु को ही गर्भित कर पाता है, इससे ज्यादा गर्भित नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ विसंगतियां संतति में आने लग जाएगी। जैसे काफी बार आप लोगों ने पशुओं में भी देखा होगा, कोई पशु अंधा आ रहा है, किसी के हाथ पांव वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ऐसी विपत्तियां आने लग जाती है। और ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सिर्फ 100 गायें या 100 मादा पशु तक ही इसको लिमिट रखा गया कि भाई अगर आप प्राकृतिक विधि से किसी को गर्भित करवाते हो तो एक सांड सिर्फ एक वर्ष में 100 गायें या 100 मादा पशु ही गर्भित कर सकता है, इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन दूसरा जब अपन प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा प्रकार अपने पास आता है कृत्रिम। कौन सा आता है, कृत्रिम विधि, जिसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोगी है और सबसे ज्यादा यूज की जा रही है। ठीक है, अब इसके काफी सारे फायदे भी है और कमियां भी है। कमियां यह है कि काफी अच्छा महंगा है, महंगा अच्छा मिलता है। इसके अलावा ये दिक्कतें जितनी भी माइनर आ रही कि जो आप लोगों के पास इच्छित नस्ल है उस नस्ल से सेम टू सेम अपन ब्रीड अपन वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर सपोज दैट अपने पास मुर्रा की एक भैंस है और अगर अपन गांव में गर्भित करवाना चाहते हैं और अपने पास मुर्रा का सांड नहीं है, उस कंडीशन में अपन किसी और से उसको गर्भित करवाते हैं तो अपनी संतति बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकी है। ठीक है, तो अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, भाई पहले वीर्य एकत्रित कर लेते हैं और फिर अपन उसको मादा में इंजेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया था। भारत में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो लेके आए थे वो डॉक्टर संपत कुमार। ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर डेयरी फार्म 1939 1939 में भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी, डॉक्टर संपत कुमार। ये एक प्राइवेट फार्म, ये क्या था, प्राइवेट फार्म।
इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों की बात करूं, सरकारी क्षेत्र में किसने की थी? डॉक्टर भट्टाचार्य। ठीक है, सरकारी क्षेत्रों में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेके आए कौन? भट्टाचार्य। ठीक है, अब इस विधि का सबसे बेस्ट और मेन एम क्या है? एक सांड का वीर्य लेते हैं, एक सांड का वीर्य, और इस वीर्य से एक वर्ष में अपन 1000 से लेकर 2000 तक मादा पशु को गर्भित कर सकते हैं, गर्भित करवा सकते हैं। यानी वर्ष में पशुओं की संख्या भी ज्यादा हो गई, वहां पर सिर्फ 100 लिमिटेड थी, यहाँ पर 1000 से 2000 गायों तक को अपन आराम से गर्भित करवा सकते हैं। यानी एक सांड के द्वारा अपन कितनी गायों को गर्भित करवा सकते हैं? 1000 से 2000 गायों तक को अपन आराम से गर्भित करवा सकते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई प्रक्रिया, कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या क्या प्रक्रिया अपन यूज करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया आती है वो क्या आती है? वीर्य का एकत्रण। वीर्य का एकत्रण सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, भाई मानव में जैसे टेस्ट ट्यूब होता है उसी तरह से ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। हालांकि मानव में आजकल एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट भी होने लग गया है, भ्रूण ट्रांसप्लांट जिसे अपन बोलते हैं, भ्रूण प्रत्यारोपण, वो भी करते हैं, और पशुओं में भी अपन भ्रूण प्रत्यारोपण का यूज करते हैं। मानव में तो करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ पशुओं में भी करते हैं। काफी इन केस में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे काफी जो मादाएं होती है उनकी जो गर्भाशय वगैरह, या फिर अपन बात करें गर्भाशय में काफी गिठाने या फिर घाटे हो जाती, तब उसमें बच्चे का ठहराव नहीं हो पाता। तब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? किसी और मादा के पेट में एम्ब्रियो को डेवलप करवाते हैं और वहां से एम्ब्रियो निकालकर फिर इसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये प्रोसेस आपको देखनी है तो CSWRI पर भेड़ों में आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेगी, वहां पर आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका मतलब सारा का सारा कृत्रिम रूप से अपने को इसमें चलना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वीर्य का एकत्रण करेंगे। अब भाई वीर्य का एकत्रण किस में होगा? कृत्रिम योनि में होगा, क्योंकि आर्टिफिशियली ही होगा सब कुछ। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक मादा लाकर उसके अंदर वीर्य इंजेक्ट करवा दिया फिर वहां से बाहर निकाल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर्टिफिशियली आपको क्या करना पड़ेगा? वीर्य को एकत्रित करना पड़ेगा। दूसरी इसमें प्रोसेस आती है, भाई जो भी वीर्य आपने कलेक्ट किया है इसका टेस्ट कीजिए, इसका टेस्ट करना है। और टेस्ट में अपन 2 टेस्ट यहां मेजर पड़ते हैं, एक तो BBC और एक MBR, यानी ब्रोमाइड ब्लू कैस्टालेस एंड मिथाइल ब्लू रिडेक्टेज। ये दोनों ही टेस्ट अपन अलग अलग यूज के लिए करते हैं, और दोनों ही टेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे? इसका तीसरा जो प्रोसेस आता है तनुकरण। एक बार रेंडम कौन कौन सी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को आप देख लेना। तनुकरण, भाई तनुकरण का मतलब क्या होता है? वीर्य की प्रकृति होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी हवा के संपर्क में आए तो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, सूखने का मतलब जैसे पेट्रोल जिस तरह से उड़ता है उस तरह से वो उड़ने लग जाता है और सूख जाता है, पूरा का पूरा सूख जाता है। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? तनुकरण कर देते हैं उसको हल्का सा पतला कर देते हैं, ताकि लंबे समय तक ये आराम से सुरक्षित रहे। चौथी जो अपने पास प्रोसेस आती है वो आती है भंडारण। क्या आती है? भंडारण। भाई आप उसको स्टोर कीजिए। ठीक है, स्टोर करने के बाद आप 5वीं प्रोसेस पाएंगे, क्या करेंगे? सेचन करेंगे। ठीक है, मादा पशु में आपको क्या करना है? सेचन करना है। ठीक है, इंजेक्ट करवा दिया। अब इंजेक्ट किस तरह से करवाते हैं वो भी सीखेंगे अपन। इंजेक्ट होने के बाद छठी लास्ट प्रोसेस रहती है वापस टेस्ट करने की, प्रेगनेंसी टेस्ट। भाई मादा पशु के बॉडी के अंदर आपने अगर वीर्य संचित किया है तो मादा उससे गर्भित हुई या नहीं हुई। ये 6 प्रोसेस मेजर होती है किसमें? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। 1 बाय 1 एक एक स्टेप अपन इसको पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेप में किस किस तरह की एक्टिविटी अपन यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस अपन देखते हैं, वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को एकत्रित करना। ठीक है, चलो देखिए, वीर्य को एकत्रण करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? आर्टिफिशियल वेजाइना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वेजाइना,
एक आर्टिफिशियल वेजाइना का निर्माण किया। अब यहाँ पर अपने पास दो क्वेश्चन मेजर बन रहे हैं भाई, इसका जो एंगल रखा जाता है वो 45 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 45 डिग्री एंगल पर इसको रखा जाता है। यानी कृत्रिम योनि को किस एंगल पर रखा जाता है? तो 45 डिग्री पर रखा जाता है, ये वाली। ठीक है, इस एंगल पर क्या करते हैं अपन, इसको आर्टिफिशियल वेजाइना को रखते हैं 45। ठीक है, जिससे क्या होता है, आराम से मेल का वीर्य इसमें संकलित हो सके। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं अपन, इसमें क्या करते हैं, एक ब्यूरेट या फिर एक जो स्पंजी जो पाइप आती है उस पाइप का यूज करते हैं। स्पंजी पाइप जो आती है उस पाइप का यूज करते हैं, ताकि क्या है, वीर्य इसके अंदर जाते ही स्पंज में बढ़ जाए। ठीक है, और फिर अपन उस स्पंज से क्या करें, वीर्य को आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आजकल हैंड ग्लव्स की तरह आते हैं, जो जैसे ही वीर्य निकलने वाला होता है तो अपन क्या करते हैं, पेनिस में वो पहना देते हैं, और पेनिस में जैसे ही पहनाते हैं तो उसमें हीट लगने की वजह से सारा का सारे वीर्य उसमें एकत्रित हो जाता है। फिर लास्ट में जाकर उसको अपन क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। मतलब जैसे ही जैसे अपन काफी बार जो प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तो प्रोटेक्शन की तरह ही होता है एक तरह से। तो प्रोटेक्शन में आगे आकर यहाँ पर वीर्य एकत्रित हो जाता है, उस वीर्य को आप अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या भरा जाता है, इसमें भाई गर्म रखने के लिए अपन इस आर्टिफिशियल वेजाइना को, क्योंकि योनि जो होती है एक्चुअल में हीट वाली होती है, अंदर से काफी हीटिंग मारती है। ठीक है, हीट देती है तो अपन यहाँ पर भी हीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हीट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, 39 टू 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। इस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म पानी भरते हैं। भाई कृत्रिम योनि में क्या भरा होता है, गर्म पानी भरा होता है। क्यों? क्योंकि अंदर अपने को क्या चाहिए, हीट चाहिए। ठीक है, हीट होगी तभी जाकर वीर्य संकलित होगा। तो हीट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, गर्म पानी भरते हैं, और गर्म पानी का जो टेम्परेचर रखते हैं 39 से 42 डिग्री रखते हैं। 39 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं अपन भैंस में, और 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं किसमें, गाय। ठीक है, अब भैंस में टेम्परेचर कम होने का कारण है शांत मद का, क्योंकि उसकी बॉडी में हीट कम होती है। बाहरी त्वचा काफी हीटिंग वाली होती है, लेकिन बॉडी में हीट कम होती है, इस वजह से वो क्या है, लक्षण शो नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर अपने को टेम्परेचर कम रखने की जरूरत होती है, और यहाँ क्या है, टेम्परेचर ज्यादा रखने की अपने को जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो सीधा सा अपने को इसमें याद करना है, फिर कृत्रिम विधि में क्या करेंगे, पहले वीर्य एकत्रण करेंगे। वीर्य एकत्रण करने के लिए अपने को कृत्रिम योनि का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वीर्य एकत्रित किया जाता है, कृत्रिम योनि में किया जाता है। कृत्रिम योनि को किस एंगल पर रखा जाता है, 45 डिग्री पर। कृत्रिम योनि के अंदर भरा होता है गर्म पानी, किस टेम्परेचर पर होता है, 39 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरा होता है। ठीक है, सेम इस विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं, एक्साइटेड जो मेल होता है, एक्साइटेड मेल को अपन इसके ऊपर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटेक्शन होता है उस प्रोटेक्शन के अंदर वो वीर्य संकलित कर देता है। ठीक है, जैसे ही वीर्य आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आप इसका टेस्ट करेंगे, परीक्षण आप लोगों को यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षण में अपने पास दो परीक्षण आएंगे। पहला कौन सा आएगा, बीबीसी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेस। अब बीबीसी टेस्ट करने का मेन उद्देश्य क्या है, तो वीर्य की शुद्धता और पीएच ज्ञात करना। शुद्धता व पीएच किसकी, वीर्य की। वीर्य की शुद्धता व पीएच के लिए अपन क्या करते हैं, बीबीसी टेस्ट करते हैं। अभी वीर्य का टेस्ट, पीएच कितना होना चाहिए, अगर मैं वीर्य के पीएच की बात करूं तो 6.7 पीएच होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही एक सर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर वीर्य मानव में भी सेम होता है, पशुओं में भी सेम होता है, तो पीएच चेंज क्यों। अपने हरे राम सर ही पढ़ा रहे थे शायद कहीं, 7.2 लिखवा रहे थे। ह्यूमन ब्रीडिंग वो पढ़ाते हैं, ह्यूमन ब्रीडिंग। और ह्यूमन ब्रीडिंग का जो पीएच होता है, मानव का जो वीर्य होता है, मानव वीर्य, इस मानव वीर्य का पीएच होता है 7.2 to 8, ये पीएच रहता है। ठीक है, जबकि पशुओं का जो वीर्य होता है उसका पीएच क्या रहता है, 6.7 to 6.9, 6.7 to 6.9। लेकिन अपन इतना लंबा याद क्यों करें, क्योंकि अपने को हर एक चीज इजी वे में ले जानी है। अपन सिर्फ यही याद करेंगे, क्योंकि यही पीएच अपन वापस दूध में याद करने वाले हैं कि दूध का वास्तविक पीएच क्या होता है। अपने को ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग अलग पीएच याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पशु का जो वीर्य होता है, पशु का जो वीर्य होता है उसका पीएच 6.7 होता है,
प्लस शुद्धता के लिए अपन क्या करते हैं, आपेक्षित घनत्व देखते हैं, और आपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, विद्युत का आपेक्षित घनत्व इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से रीडिंग आती है। अब रीडिंग को अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 1 + CLR/1000। जो भी रीडिंग आती है, जैसे सपोज देट आपके पास यहां पर क्या रीडिंग आई है, 35 रीडिंग आई है, ठीक है, कैलकुलेट कर ले इससे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 + CLR यानी करेक्टेड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग कितनी आई थी अपने पास, 35। 1000 का भाग दे दो, 1000 का भाग दे दो, क्या आएगा, 0.035। ठीक है, इसमें क्या करना है, +1 करना है, क्या हो जाएगा, 1.035। अब इतनी बेजमारी अपने को करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, काफी बार पूछ लेता, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला, सूत्र क्या होगा, 1 + CLR यानी संशोधित इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग, जिसमें 1000 का आपको भाग देना है। यहां पर सीधा सा है, अगर रीडिंग आप लोगों को दे रखी है 1.0 आप आगे ऐड कर दो, अगर रीडिंग नहीं दे रखी है, पूरा अपेक्षित घनत्व दे रखा है और रीडिंग पूछ रखी है, लास्ट जो दो डिजीज है इसको निकाल के आप रखो, ठीक है। तो पहले टेस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, बीबीसी, ठीक है, ब्रोमाइड ब्लू क्रिस्टलेज के अंदर अपन मेजर क्या करेंगे, शुद्धता और पीएच का पता लगाने के लिए अपन करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है तो यहां पर हर एक चीज का आपको टेस्ट करके ही यूज करना पड़ेगा, ताकि आपने, क्योंकि वीर्य को प्राकृतिक रूप से नहीं डाला है, अगर प्राकृतिक रूप से अगर वो बॉडी में इंजेक्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वीर्य एक बार हवा के संपर्क में आ चुका था, वीर्य एक बार हवा के संपर्क में आ गया है, तब वीर्य हवा के संपर्क में आया तो काफी सारे बैक्टीरिया उसमें प्रवेश करेंगे, इसलिए आपको टेस्ट करना सबसे अनिवार्य होता है। दूसरा अपने पास टेस्ट आता है कौन सा, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, ठीक है। अब मिथाइल ब्लू रिडक्टेज में अपन क्या करते हैं, तो वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और शुक्राणु की संख्या क्या होती है, करोड़ों में होती है, ठीक है। तो वीर्य में शुक्राणु की संख्या तथा उसकी गतिशीलता, वीर्य में शुक्राणु की संख्या तथा गतिशीलता का पता लगाने के लिए अपन MBR टेस्ट करते हैं, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज, इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि आप लोगों को वीर्य में 40% से कम गतिशीलता दिखाई दे, इसका मतलब वीर्य कोई काम का नहीं है, यानी जो वीर्य यूजेबल है, काम का है, उसमें गतिशीलता कितनी होगी, 40% से अधिक होगी। तो दोनों ही टेस्ट, ठीक है, बीबीसी पीएच शुद्धता के लिए, दूसरा MBR गतिशीलता और संख्या के लिए, वीर्य में कितने शुक्राणु है और उसकी गतिशीलता क्या है, इसका टेस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, MBR टेस्ट करेंगे। तो इस चीज को भी पता लगाना बहुत जरूरी है कि अगर आपने वीर्य एकत्रित किया और उसमें शुक्राणु की गतिशीलता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वीर्य कोई काम का ही नहीं है, ऐसा वीर्य कोई काम का है ही नहीं, और ऐसा वीर्य काम का नहीं है तो फिर मादा की बॉडी में इंजेक्ट करवाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर अपन जमीनी स्तर पर देखें, अगर फार्मर के लेवल पर देखें, तो यहाँ पर क्या होता, अगर इस तरह का वीर्य आपने यूज कर लिया मादा की बॉडी में जिसकी गतिशीलता 40 से कम है, तो बेवजह उनके पैसे खर्च होंगे। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि जैसे तैसे करके फार्मर्स की इनकम को इम्प्रूव करे, बढ़ाए, ना कि घटाए, ना कि घटाए। जैसे अभी लंपी जो वायरस चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, पूरी गाय की बॉडी पर फफोले हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले लोगों ने खूब पागल बनाया था, अलग अलग तरह के लेप वहां लगवा दिए थे, जबकि अब पता चला है कि ये वायरस है। तो ये भी अपन देखेंगे कि लंपी एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जितना भी करंट अफेयर्स वाले, जितने भी IBPS वाले जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काम आएगा, क्योंकि उनके लिए करंट अफेयर्स वहां पूछा जाता है। अगला देखिए, तनुकरण। क्या है, तनुकरण। भाई तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, यानी वीर्य को हल्का पतला करना है, वीर्य को क्या करना है, पतला करना है। तब वीर्य को पतला करने के लिए अपन वीर्य में क्या मिलाएंगे, वीर्य में अपन मिलाएंगे पहले अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, और दूसरा अपन मिलाएंगे ग्लिसरीन। दोनों ही चीजों को अच्छा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसमें अपन मिला देंगे वीर्य, ये हो जाएगा तनुकरण। सीधी सी बात है भाई, तनुकरण करने का मेन पर्पज होता है वीर्य लंबे समय तक अच्छे से सुरक्षित रह सके। और सेकंड चीज होती है, जब अपन इसको भंडारित करते हैं तब लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वीर्य क्या होता है, वहां जम जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर वहां पर ये दोनों चीज होगी तो वीर्य जमेगा नहीं, क्योंकि ग्लिसरॉल क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करवाता है। ग्लिसरीन क्या करता है,
चिकनाहट देता है, ठीक है। और अंडे की जो जर्दी होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। भाई इससे क्या होती है, स्पंजी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। स्पंजी स्ट्रक्चर तैयार होती है तो इसके अंदर जितने भी शुक्राणु होते हैं वो खराब नहीं होते या फिर उनमें कोई डैमेजेस नहीं आते। क्योंकि एक तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे बड़ा खतरा रहता है जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का डैमेज होना, शुक्राणु का डैमेज होना। भाई आकृति आप लोगों को पता होगी कि किस तरह से शुक्राणु होते हैं। एक चम्मचाकार जैसे अपन बात कर सकते हैं, इस तरह से शुक्राणु की स्ट्रक्चर होती है। अब काफी बार ये होता है कि जब आप इसको आर्टिफिशियली बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कटा फटा रह जाता है, कहीं ना कहीं ये कटा फटा रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन जर्दी ऐड कर देते हैं और ग्लिसरीन इसको चिकनाहट का काम करेगा, थोड़ा सा स्मूथनेस देगा, जिससे क्या है ये डैमेज नहीं, ठीक है। इसलिए अपन इसमें तनुकरण मेजरली करते हैं। अगली प्रोसेस अपने पास आती है स्टोरेज। क्या आती है, स्टोरेज। अब देखो स्टोरेज को वैसे ही देख लेते हैं, वीर्य का भंडारण। अच्छा, भंडारण देखिए, वीर्य का भंडारण अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। अगर आप किसी रूम के अंदर वीर्य को स्टोर कर रहे हैं, किसी रूम के अंदर वीर्य को स्टोर कर रहे हैं, तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी। पहला सीजन के अकॉर्डिंग बनेगा, सर्दी, और दूसरा बनेगा गर्मी। रूम टेम्परेचर दोनों में अलग अलग होता है। गर्मियों में रूम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में रूम का टेम्परेचर कम होता है। अगर सर्दियों में रूम का टेम्परेचर ज्यादा है तब अपन 8 से 10 घंटे के लिए अपन वीर्य को सुरक्षित रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। कमरे के तापमान पर आप वीर्य को कितनी देर तक सुरक्षित रख सकते हैं, 8 से 10 घंटे के लिए, ठीक है। जबकि गर्मियों में अपन 4 से 6 घंटे के लिए वीर्य को सुरक्षित रख सकते हैं। भंडारण कंप्लीट। पहला भंडारण अपन ने किस पे किया, कमरे के ताप। दूसरा भंडारण अपन कर रहे हैं, यदि आपके पास टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। यदि आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्योंकि अपन इसी तापमान पर दूध का क्या करते हैं, अवशीतन करते हैं। मिल्क जब पड़ते हैं ना तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अवशीतन किया जाता है 8 से 10 घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपन वीर्य को भी भंडारित कर सकते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वीर्य को अपन 3 से 4 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। कितने दिन तक, 3 से 4 दिन तक। ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। अगली चीज अपने पास आती है, तीसरा जो प्रिजर्वेशन आता है उसकी अगर अपन बात करें, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। इस क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर अपन क्रायोकेन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, क्रायोकेन। आप लोगों ने देखा होगा वेटरनरी डॉक्टर्स जितने भी होते हैं, एलएसए वाले जितने भी होते हैं, उनकी गाड़ी के साइड में एक केन लगी रहती है, उसी को अपन बोलते हैं क्रायोकेन। उसी को क्या बोलते हैं, क्रायोकेन। और इस क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा अपन वीर्य को 10 से 15 साल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। 10 से 15 वर्ष तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें दो चीजें यूज होती है। पहली चीज यूज होती है तरल नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। दूसरा अपन यूज करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन रखते हैं तो इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और अगर आप CO2 यूज करते हैं तब -79 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप इसका मेंटेन करेंगे। और इस ताप पर वीर्य को अपन कितनी देर तक रख सकते हैं, 10 से 15 वर्ष के लिए अपन इसको आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, भंडारण हो गया। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भंडारण तक हर एक पॉइंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वीर्य के भंडारण को लेके ही आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। और पहला जो इसकी चॉइस रहती है वो ये रहती है, तापमान। लिक्विड नाइट्रोजन में कितना टेम्परेचर रखा जाता है। और आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर किसमें है, माइनस में है। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आपको पहला ऑप्शन ही यही मिलेगा, 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस, दोनों में फर्क है, ठीक है। 196 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई।
भाई 45 पे अपनी हालतें खराब हो जाती हैं, इस टेम्परेचर पर तो जल के कोयला हो जाओगे, और कोयला भी क्या, राख तक नहीं मिलने वाली इस टेम्परेचर पे। भाई आपको पता है लास्ट ईयर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ था चूरू के अंदर, सड़कें पिघल के बह गई, सड़कें पिघल के बह गई। जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इतनी भयानक कंडीशन हो गई थी, तो सोचिए आप इस टेम्परेचर पे क्या होगा, राख तक नहीं मिलने वाली। ठीक है, चले तो ध्यान रखना इस टेम्परेचर पर करते हैं, ताकि क्या है ये अच्छा सा कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन किस तरह से सेचन करते हैं, उसकी प्रोसेस अपन यहाँ पर देखते हैं। भाई वीर्य सेचन की अगर बात करें, सेचन की, अब सेचन से पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रो होती है, स्ट्रो अपन मेजरली इसमें यूज करते हैं, और जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो अपने से पहले गुनगुना पानी लेते हैं, एक बार गुनगुना पानी देते। क्यों? क्योंकि अपन ने किस टेम्परेचर पर स्टोर कर रखा था उसको, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके अंदर जो भी मैटर है वो जमा पड़ा है, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे हल्का सा। तो गुनगुने पानी में थोड़ी देर उसको रखते हैं। रखने के बाद अपन इसमें क्या है, दो मेथड मेजर फॉलो करते हैं, एक तो रेक्टोवेजाइनल और दूसरा है वेजाइनल स्पेकुलम। रेक्टोवेजाइनल और वेजाइनल स्पेकुलम दो मेथड अपन यहां पर फॉलो करते हैं। दोनों ही मेथड मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए ये फर्स्ट वन जो पिक दे रखा है, ये रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल। रेक्टोवेजाइनल उन पशुओं में लिया जाता है जिनका एनस क्या होता है, एनस क्या होता है, बड़ा होता है, यानी गुदा या मलद्वार। मलद्वार क्या होता है, बड़ा, जिसमें आराम से अपन हाथ डाल सकते, आराम से अपन हाथ डाल सकते हैं। अब देखिए एनएस में अपन हाथ डालते हैं, एनएस में अपन हाथ डालते हैं, और उस हाथ को अपन लेके आते हैं सर्विक्स तक। कहां तक लेके आते हैं, सर्विक्स। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा या मध्य ग्रीवा बोल सकते हैं, मध्य ग्रीवा। ठीक है, यानी हाथ कहां तक लेके आना है, मध्य ग्रीवा तक। ठीक है, दूसरी अपने पास होती है स्ट्रो, ये इसे अपन स्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, और देसी लैंग्वेज में बोले तो घन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, घन। इसके अंदर एक पिपेट लगाई जाती है जिसके अंदर वीर्य भरा रहता है। इसके अंदर क्या लगाई जाती है, पिपेट, जिसमें क्या भरा रहता है, वीर्य भरा रहता है। और इसके पीछे एक ट्रिगर यानी एक बटन सा होता है। जब इस पिपेट को अंदर डाला जाता है, हाथ डालने का मेन उद्देश्य होता है कि आप जो स्ट्रो डाल रहे हैं, ये स्ट्रो सर्विक्स तक सेट हुई या नहीं हुई, सर्विक्स तक सेट हुई या नहीं हुई। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस स्ट्रो को सर्विक्स तक लाकर हाथ की उंगलियों से उसको बराबर सुनिश्चित कर देते हैं कि हाँ ये सर्विक्स है। ठीक है, सर्विक्स में लाते ही क्या करते हैं, उसका ट्रिगर दबाया जाता है और सारे के सारे वीर्य को यहां इंजेक्ट कर दिया जाता है। कहां इंजेक्ट करते हैं, वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन कहां किया जाता है, मध्य ग्रीवा यानी सर्विक्स में किया जाता है, मिड सर्विक्स में किया जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है, पहला क्वेश्चन अपने पास यही बनता है कि माता की बॉडी में वीर्य का सेचन किया जाता है मध्य ग्रीवा में, लेकिन आपको पहला ऑप्शन मिलेगा योनि। ठीक है, और मस्ट ऑफ केस में देखना 90 to 80%, 80 to 90% जो लड़के हैं वो आप लोग योनि सेलेक्ट करके आएंगे। सीधा सा वो क्या सेलेक्ट करेंगे कि योनि के अंदर वीर्य का सेचन किया जाता है। योनि के अंदर वीर्य का सेचन नहीं किया जाता। योनि कहाँ है, योनि भी यहाँ है, योनि भी कहाँ है, यहाँ है। वो तो सिर्फ आउटर पार्ट है, जो बाहरी तौर से दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आउटर पार्ट है, ऑर्गन है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन योनि वास्तविक तौर से देखें तो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब इसके आगे होता है सर्विक्स, इसके आगे क्या होता है, सर्विक्स। अब सर्विक्स के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, वीर्य को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, यहां क्या होती है, यहां क्या होती है, ओवेरी। इससे क्या निकलते हैं, अंडे। ठीक है, एग्स निकलता है। देखिए यहां है अपने पास ओवेरी। ठीक है, ओवेरी से फॉर्मेट होंगे क्या, एक, ओवेरी से क्या निकलेगा, एक। ठीक है, इस जस्ट ओवेरी के जस्ट ऊपर होता ओविडेक्ट। क्या होता है, ओविडेक्ट। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं अंडवाहिनी।
क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। और इसी अंडवाहिनी को अपन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका या ट्यूब। इसी अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। ठीक है, देखिए काफी जगह फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में आता है, काफी जगह अंडवाहिनी आता है। और हालांकि मैंने आप लोगों को पहले फैलोपियन ट्यूब ही बताया था, अब वापस अंडवाहिनी बता रहा हूं, क्योंकि काफी जगह जहां आप क्वेश्चन देखोगे ना, वहां आपको सिर्फ अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट आंसर में मिलेगा। तो आप लोगों के पास होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज है, सिर्फ नाम इनको अलग अलग दिया हुआ है। भाई ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, दोनों ही सिमिलर है, एक ही नाम है, दोनों का नाम आप लोग याद रखना। जैसे ही आप यहां से वीर्य को छोड़ते हैं तो ये वीर्य आता है कहां, ओविडक्ट के साथ। कहां आता है, ओविडक्ट में। और इधर से क्या आते हैं, एग। ठीक है, ये इधर से आया एग और इधर से क्या आए, स्पर्म। ठीक है, कहां आए, ओविडक्ट में यानी अंडवाहिनी में आए। ठीक है, अंडवाहिनी में आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, शुक्राणु का, शुक्राणु द्वारा अंडे को भेदना। भाई करोड़ों की संख्या में अपने पास क्या है, शुक्राणु है, लेकिन उन करोड़ों में से कोई एक ही होगा जो इस अंडे को भेद पाएगा। जो अच्छा खासा विकसित होगा, जो अच्छा खासा परिपक्व होगा, वो ही इस अंडे को क्या कर पाएगा, भेद पाएगा। अब जो ये भेदने की जो क्रिया है, इसी को अपन ने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ठीक है, निषेचन। ठीक है, निषेचन बोल दिया। अब पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास बनता है वो यही बनता है कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। जैसे ही यहां निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, जो फर्टाइल एग है, निषेचित जो अंडा है, वो कहां चला जाएगा, गर्भाशय में। ठीक है, और वहां एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस होती किसकी, गर्भ धारण करवाने की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। भी इस तरह से एक मादा पशु गर्भित होता है। ठीक है, अब अगर आप नेचुरल विधि की बात करें तो भी यही होगा। नेचुरल विधि में हालांकि हाथ वगैरह यूज करने की जरूरत अपने को वहां नहीं पड़ेगी। नेचुरल में भी यही होगा। भाई जब योनि को क्रॉस कर कर सर्विक्स तक पेनिस आता है, तो यहीं पर क्या करता है, वो अपना वीर्य संकलित कर देता है, यहीं पर वीर्य संकलित करेगा और मादा उत्तेजित होने की वजह से क्या छोड़ेगी, अंडे। ठीक है, जब अंडे निकल रहे होंगे तब वही रास्ते में क्या आएगा, अंडवाहिनी आएगा और वहीं पर इनका क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन होते ही किस में चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, गर्भ स्थापित हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये प्रोसेस किसकी है, रेक्टोवेजाइनल सिस्टम की है। किसकी है, रेक्टोवेजाइनल। अब इसके अंदर अपन और कुछ चीज देखते हैं। अब मैं इसको छोटा भी नहीं कर सकता, चले कोई बात। रेक्टोवेजाइनल, एक बार इसको अगर लिखना हो तो आप एक बार इसे लिख लें। ठीक है, दूसरी प्रोसेस अपन इसमें देखते हैं, ये वाली। ये होता है भेड़ बकरियों में, इसे अपन बोलते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। क्या बोलते हैं, वेजाइनल स्पेकुलम। ये जो यंत्र आप लोगों को दिख रहा है, ये वेजाइनल स्पेकुलम एक बगुले की जो चोंच आती है ना, बड़ी वाली बगुले की चोंच, उस तरह से होता है। ये पीछे से यूं होता है, आगे से कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से। जब आप इसको पीछे से, यहाँ एक लगा रहता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं ना, तो ये क्या होता है, ओपन होता है, आगे वाला पोर्शन ओपन होता है, जिससे क्या है कि इसको वेजाइना में डालकर अपन आराम से वेजाइना को चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और वेजाइना को चौड़ा करके बाहर से ही अपन क्या है, सारी गर्भ धारण करवाने की जो प्रक्रिया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दूसरी जो विधि आती है, वेजाइनल स्पेकुलम, ये अपन भेड़ व बकरी में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, भेड़ व बकरी। क्यों, क्योंकि इनका एनस जो होता है काफी छोटा होता है। एनस क्या होता है, छोटा होता है, इसीलिए अपन ये स्पेकुलम लगाकर सेम उसी प्रोसेस से क्या करते हैं, इसको गर्भित करवाते हैं।
तो ये दोनों ही विधियां होगी। पहली फर्स्ट वन कौन सी देखी थी, रेक्टोवेजाइनल, दूसरी कौन सी देखी थी, वेजाइनल स्पेकुलम। अब यहां देखें वीर्य की मात्रा, वीर्य की मात्रा, अगर आप रेक्टोवेजाइनल विधि यूज कर रहे हैं यानी गाय वे बेस, अगर गाय वे बेस के अंदर वीर्य की मात्रा ले रहे हैं तो 0.522 ml। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गाय को गर्भित करवाने के लिए वीर्य की आवश्यकता होगी 0.5 से 2 ml होगी, तथा भेड़ व बकरी को गर्भित करवाना है, भेड़ व बकरी को गर्भित करवाना है तो वहां पर 0.5 से 1 ml वीर्य की आवश्यकता होगी। यह वीर्य का रहता है। कंप्लीट, सेचन कंप्लीट। अब जैसे ही सेचन हुआ फिर अपन क्या करेंगे, वापस अपन गर्भित पशु की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, गर्भित पशु की पहचान करेंगे। भाई एक जो मादा पशु है वो गर्भित हुआ या नहीं हुआ। तो गर्भित पशु की पहचान के लिए सबसे मेन लक्षण क्या है, मध्यकाल बंद हो जाएगा या मध्य चक्र जो होता है रुक जाएगा। ठीक है, मध्य चक्र के या मध्यकाल के लक्षण जो है पशु में आना बंद हो जाएंगे। जितना भी वो बेचैन वगैरह हो रहा था, दूसरे पशु पे चढ़ रहा था, वेजाइना में जो शिथिलता या सूजन आ रही थी, लैक्टियल क्षरण जो निकल रहा था, इसके अलावा दूध देना जो बंद कर दिया था, ये सारे के सारे लक्षण क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे और वापस जिस तरह से सामान्य अवस्था में आ जाएगा, यानी बेचैनी से वापस आराम से जैसे था नेचुरल बिहेव करने लग जाएगा, खाना पीना सही प्रॉपर ढंग से खाने लग जाएगा, दूध अच्छे तरीके से देने लग जाएगा, जिस पशु को बछड़े को लात मार के भगाया था उसको प्यार से वापस बुला भी लेगा और ये सारी एक्टिविटी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए अपन एक मेथड भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेक्टम पाल्पेशन। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जिस तरह से अपन काफी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसी तरह से यहां पर अपन मेथड यूज करते हैं रेक्टम पाल्पेशन। एक मादा गर्भित हुई या नहीं हुई, इस रेक्टम पाल्पेशन के जरिए अपन क्या कर सकते हैं कि मादा पशु गर्भित है या नहीं उसका अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्ट कब करना है, तो जब मादा पशु को गर्भित करवाने के 2 से 3 महीने बाद, यानी 60 से 90 दिन बाद अपन ये पता करेंगे कि एक मादा पशु गर्भित हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस थी अपनी सारी की सारी किससे, ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो यहां अपनी ब्रीडिंग क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, ब्रीडिंग क्या हो गई, कंप्लीट। एक ये सहकारी क्षेत्रों में ये सन लिख लेना कि 1942 और कहां किया था, IVRI इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश। जहां अपन ने पी भट्टाचार्य लिखा था ना कि सरकारी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे पहले पी भट्टाचार्य ने यूज किया था और कहां किया था, IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में किया था। यहां पर आप लोगों के कंप्लीट ब्रीडिंग खत्म होती है। ठीक है, और इस ब्रीडिंग वाले टॉपिक को अगर और क्लियर समझना हो तो इस वाले इमेज से आप देख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कंप्लीट। ये स्ट्रो रह गया, यहाँ एनस है, ठीक है, यहाँ सर्विक्स है जहाँ पर वीर्य को इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ओवेरी जहाँ से अंडे निकलेगा, यहाँ फेलोपियन ट्यूब है जिसे अपन ओविडक्ट बोलते हैं, और यहाँ से जैसे ही एग निकलेगा ओविडक्ट में आएगा, इधर से स्पर्म आएगा और यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि स्पर्म का एग को भेदना, या फिर अपन यूं बात करें शुक्राणु का अंडे को भेदना, इनके जो भेदन की क्रिया होती है वो होती है। और ये मेन आंसर यहाँ पर ध्यान रखना कि वीर्य का सेचन अपन योनि में ना करके कहाँ करते हैं, सर्विक्स में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है।